अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। कल हमने देखा कि आपके पास एनर्जी आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, तो उसको समझेंगे क्या आया ये एनर्जी हमें मिलती है या हमें देनी पड़ती है। ये सारे मामला देखेंगे। फिर हम इसका एनालिटिकल रिलेशन देखेंगे जिसे क्यू इक्वेशन कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो यानी मैथमेटिकल फार्मूला इसका ड्राइव करेंगे। तो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप समझें, तो अगर आप एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन देखें, ए प्लस एक्स, ए आपका इंसिडेंट पार्टिकल, एक्स आपका टारगेट, वाई आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस, बी आपका इमिटेड पार्टिकल प्लस क्यू। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको एनर्जी और मास की कंजर्वेशन के लिहाज से इस इक्वेशन को समझें, तो ए इंसिडेंट पार्टिकल था, वो हिट करेगा, इसका ना उसके पास काइनेटिक भी है, उसके पास यानी आपके पास एनर्जी भी उसकी होगी एमसी स्क्वायर के लिहाज से, तो मास एनर्जी जिसे हम बोलेंगे, तो टी ए प्लस एम ए सी स्क्वायर, ये उसकी होल एनर्जी बनेगी, एनर्जी मास इक्वेशन जो हमने कल भी कंजर्वेशन पढ़ी थी। फिर अगला है एक्स, तो उसी तरीके से टी एक्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, एम एक्स सी स्क्वायर उसके मास एनर्जी के लिहाज से आ जाएगा। फिर टी वाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस की काइनेटिक प्लस एम वाई सी स्क्वायर प्लस टी बी प्लस एम बी सी स्क्वायर। तो आपने चारों जो पार्टिकल्स हैं उसकी लिखी एनर्जी मास इक्वेशन के लिहाज से। अब जैसे मैंने नीचे लिख दिया कि एम ए और एम एक्स, तो ये आपका मैसेज है इंसिडेंट और टारगेट के। एम बी एम वाई ये मैसेज है प्रोडक्ट और रिकॉइल न्यूक्लियस के। टी ए टी एक्स काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट और टारगेट की। टी बी और टी वाई काइनेटिक है किसकी, प्रोडक्ट और रिकॉइल न्यूक्लियस की। अब क्या जनाब, अगर हम काइनेटिक एनर्जी है इस इक्वेशन में एक तरफ कर लें, मैसेज वाले फैक्टर एक तरफ कर लें, तो इक्वेशन कुछ इस रूप में आ जाएगी आपके पास। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है कि टी यानी जो बी प्लस टी वाई नेगेटिव कॉमन लेके आपने दूसरी तरफ कर लिया। फिर आपके पास जो नेगेटिव कॉमन था वो अब आपके दूसरी तरफ जाएगा, तो इनका ऑर्डर चेंज कर देगा। आपने इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लिया, तो वो आपके पास एम ए सी स्क्र यानी आप एज अ होल ले लें, एम ए माइनस एम एक्स सी स्क्र कॉमन आ गया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये शुरू में आ जाएगा, और ये जो दोनों जो पॉजिटिव थे ये नेगेटिव में होके इधर आ जाएंगे, यानी ऑर्डर चेंज हो गया इस तरफ, नेगेटिव जो कॉमन उठाया आपने। तो अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ, तो आपके पास ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं। ये सारा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में है, ये सारा फैक्टर आपका मास एनर्जी के टर्म में है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर आ जाएगा टी बी प्लस टी वाई माइनस टी ए प्लस टी एक्स। अब आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी थी माइनस जो इंसिडेंट्स की आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसका डिफरेंस वो Q के बराबर आएगा। फिर आप कह सकते हो Q बराबर है एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्र माइनस एम वाई प्लस एम बी सी स्क्र, यानी ये डिफरेंस होगा जो रेस्ट मास एनर्जी है प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। ठीक है, अब शुरू में रिएक्टेंट आ गए, बाद में प्रोडक्ट आ गया आपका। ठीक है, उनका जो डिफरेंस आएगा रेस्ट मास एनर्जी का, वो जनाब आपकी Q के बराबर होगी। तो इसका मतलब Q आप दो तरीकों से सोच सकते हैं कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज और डिफरेंस इन मास एनर्जी के लिहाज से। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब कि हम यहां से Q को दो तरह की वैल्यूज हमारे पास मिलती हैं। Q पॉजिटिव हो सकता है, तो हम ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलेंगे या एक्सोर्जिक रिएक्शंस बोलेंगे। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास हीट आजाद होती है। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सोथर्मिक। अगर Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब अगर आप इस चीज को ज़हन में रखो, तो टी बी प्लस टी वाई बड़ा होगा किससे, टी ए प्लस टी एक्स से, यानी कि प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी रिएक्टर्स की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखो, तो आप बोलोगे जो प्रोडक्ट्स का आपका मास है वो लेस होगा रिएक्टेंट्स के मास से। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप इस बात को समझ सकते हैं। फिर आपके पास इसका मतलब आप ये भी समझो कि जो एनर्जी इक्विवेलेंट हो रही है वो मास में कमी आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का मास कम है रिएक्टेंट्स के मास से, और वो जो मास में कमी हुई है वो एक्सोथर्मिक, वो एनर्जी की सूरत में आजाद हो गया। ठीक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन और या एंडोलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जब Q नेगेटिव में चली जाती है, तो इसका मतलब अब ये रिएक्शन तभी होगा जब एनर्जी अब्सॉर्ब है, अब एनर्जी लेनी पड़ेगी रिएक्शन पूरा करने के लिए, तो इसे हम एंडोथर्मिक या एंडोलर्जिक कहेंगे। अब इस सूरत में इसका ना काइनेटिक, ये जो एनर्जी फालतू देनी है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल की सूरत में हम प्रोवाइड करेंगे।
तो आप उस इक्वेशन के लिहाज से दोनों चीजें समझ सकते हैं। अब जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी आएगी काइनेटिक, वो सारी की सारी नहीं आपने रिएक्शन में इस्तेमाल करनी, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो जो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में भी तो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इंसिडेंट पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए माइनस क्यू हम यहाँ पे से कंसीडर करेंगे। ठीक होगी बात। अब क्यू इक्वेशन की बात करते हैं, या क्यू वैल्यू इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मैंने कहा, ये एक एनालिटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो प्रोजेक्टाइल जो हिट करने आ रहा है, और जो आउटगोइंग पार्टिकल है, और आप कह लो कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्यू के बीच में। तो आपके पास, अब हम इसको समझते हैं, तो आपके पास हम न्यूक्लियर रिएक्शन को मैस और एनर्जी की टर्म में देख रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे अभी पीछे देख के आए हैं, तो जो आपके रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और मोमेंटम है वो कंजर्व रहते हैं, ये बात भी हम जानते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। अब चूंकि इसमें मोमेंटम का किरदार आने वाला है, इसमें एनर्जी का किरदार आने वाला है, तो हम पहले एक्सप्रेशन निकालने वाले क्यू वैल्यू का मैथमेटिकल फॉर्म। तो हम कहेंगे किस टर्म में निकलेगी, एनर्जी की टर्म में, और एंगल ऑफ एमिशन लाइटर न्यूक्लियर, जो लाइटर पार्टिकल का न्यूक्लियर है उसके एंगल के साथ। तो लेट्स से हम कहते हैं इंसिडेंट पार्टिकल ए है, वो हिट करता है एक्स को। हम अज्यूम करते हैं एक्स किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। उसके यानी टक्कर मारने से क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। वो कंपाउंड न्यूक्लियस थोड़ी देर बाद टूटता है, जिससे आपके प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है और कमिटेड पार्टिकल निकल। ठीक है। आप तस्वीर में भी देखो तो इंसिडेंट पार्टिकल ए है, जिसके पास आपके पास वेलोसिटी है, उसका मैस आप एम में कंसीडर कर लो, तो इसका इसका अंदर मोमेंटम है। अब एक्स को इसने हिट मारनी है, एक्स रेस्ट पे है, तो इसका इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। इस यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, कुछ भी वो टूटेगा, जिससे आपका रेसिडुअल न्यूक्लियस बनेगा। वाई ये भी मूव कर रहा है, इसके पास भी वेलोसिटी है, और आपका बी पार्टिकल भी निकलेगा, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास मोमेंटम है। तो जनाब, अब इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखूं तो शुरू में आप इनिशियल अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका टारगेट न्यूक्लियस तो मूव ही नहीं कर रहा, इंसिडेंट पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं पी ए प्लस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि टारगेट का आपका कोई मोमेंटम नहीं है। बाद में अब आपके पास जो रिकॉइल न्यूक्लियस है, उसके भी जाहिर सी बात मोमेंटम तो नजर आएगा, क्योंकि मैस भी है, वेलोसिटी भी है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसी तरीके से जो हमारा छोटा पार्टिकल है, 20 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो चूंकि अभी मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं, तो इसका भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे और इसका भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस एक ही सिंथ में आ जाएगा। तो पी बी कॉस थीटा, क्योंकि छोटा पार्टिकल थीटा बना रहा है, पी वाई कॉस फाई, क्योंकि ये फाई एंगल बना रहा है। अब आप यहां से इसको इन टर्म लिख सकते हो कि पी ए माइनस पी बी कॉस थीटा और पी वाई कॉस फाई के सूरत में। अब अगर वाई एक्सिस के सूरत में देखो, तो शुरू वाले तो दोनों पार्टिकल पड़े ही एक्स एक्सिस पे, ये तो वाई एक्सिस पे मूव ही नहीं कर रहे। तो शुरू में इनिशियली दोनों का मोमेंटम जीरो हो गया। फिर आपके पास जो बड़ा एम था, जो बड़ा न्यूक्लियस का मोमेंटम अपवर्ड आएगा, छोटे का नीचे डाउनवर्ड आएगा। इसका ये अपोजिट हो गए, तो मैंने उसके साथ नेगेटिव लगा दिया। छोटे का चूंकि डाउनवर्ड था, तो इसलिए उसके साथ माइनस पी बी साइन थीटा लिख दिया, और ऊपर वाला चूंकि पॉजिटिव था, पी वाई साइन फाई लिख दिया। फाइव वाला कंपोनेंट इधर ही रखो, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों को स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, वन और टू को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हो जाएगी डील। तो इन सिंपल वर्जन आ जाएगा पी स्केयर वाई पी ए स्केयर पी बी स्केयर माइनस टू पी ए पी बी कॉस थीटा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, 1/2 एम वी स्केयर है, ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ऊपर बनेगा एम स्केयर वी स्केयर, जो कि मोमेंटम को जाहिर करेगा। नीचे बन जाएगा 2m, वो दूसरी तरफ जाके काइनेटिक एनर्जी से ज़रूर खा जाएगा। तो पी स्केयर बराबर 2mt लिखा जा सकता है। तो जहां जहां पी स्केयर आया उसको हम 2mt की टर्म में लिख देंगे। तो जनाब, पी वाई आ जाएगा 2m/ty। इसी तरह पी ए स्केयर है, तो ये आ जाएगा 2m/ta। ये पी बी स्केयर है, तो 2m/tb। यहाँ पे अब अकेला पी बी है, पी ए पी बी है, तो चूंकि ये स्केयर है तो दूसरी तरफ स्केयर रूट चला जाएगा। तो आपके पास इधर पी ए और पी बी की वैल्यू लग गई। अब क्या जनाब कि आप इसमें से 2 और 2 निकाल के 4 हो जाता, स्क्वायर रूट से बाई जाता 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता, 4 बन जाता। अब अगली टर्म में क्या है, 2 इधर भी है, इसमें भी सब से 2 कॉमन लेके लेफ्ट से राइट से काटा जा सकता है, तो ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया। अब आपको सिर्फ टी वाई चाहिए, तो एम वाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो इस रूप में ये इक्वेशन, इसे मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अब अगर आप बाय डेफिनेशन देखो, क्यू तो हमने पढ़ा था कि जो आपके प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी, तो टीएक्स जो आपका टारगेट न्यूक्लियस था वो तो रेस्ट पे था, तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इस इक्वेशन को यूं लिखा जा सकता है। अब यहां से टी वाई निकाला जा सकता है, तो टी वाई ये आ गया, ये भी टी वाई है, ये भी टी वाई है, तो क्या आप कंपेयर करें तो टी वाई की वैल्यू इधर लगाई जा सकती है, तो वो मैंने टी वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपके पास माइनस टीबी भी दूसरी तरफ चला जाएगा, टी ए भी दूसरी तरफ चला जाएगा, आप इनको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस रूप में ये आ जाएगा। अब इसमें से टी ए कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से टी बी कॉमन लिया जा सकता है, तो ये इक्वेशन नंबर जो 5 बनी, ये हमारे क्यू वैल्यू के न्यूक्लियर रिएक्शन आ गया। अब आपके पास ये यानी बुनियादी बेसिक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो छोटा पार्टिकल बी एमिट होता है प्रोडक्ट्स में, वो 90 डिग्री पे एमिट हुआ, तो cos 90 0, तो ये पूरा फैक्टर ही उड़ जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ ये बच जाएगा। ये एक स्पेशल केस के तौर पे हम देखते हैं इस चीज को। अब इसी की एक और शक्ल मैं बनाता हूं कि क्यू को दूसरी तरफ ले जाऊं, जब क्यू दूसरी तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब आपके पास जनाब क्या है, अगर आप थोड़ा सा चीजों को अरेंज करें, तो ये टीबी है, ये टीबी की पावर हाफ है, और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट आ रहा है सारा, इस पूरे में टीबी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी पावर 1 उससे हाफ और यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका सोल्यूशन आप लिख सकते हैं कि टीबी का स्क्वायर रूट बराबर है एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे सारे का सारा किरदार एक्स का किसने अदा किया, इसमें से टी बी आप स्क्वायर रूट में बाहर ले लेंगे ना, तो आपके पास जो चीज बचेगी एम ए एम बी टी ए, ठीक है, और एम बी प्लस एम वाई आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से वाई की वैल्यू भी यहाँ से सोच के लिखी जा सकती है। तो आपके पास अब आप इस तरीके का मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका रिएक्टेंट टारगेट न्यूक्लियस है, आप उसकी भी वैल्यू भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाले की भी देख सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।